नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राहुल गांधी 14 दिन बिहार में रहे। सासाराम से उन्होंने अपनी वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, पटना में समापन किया, बहुत सारी बातें की, उस पर बात करेंगे। साथ ही इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान में यात्रा हुई और चीन में यात्रा हुई, जहां वो एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। पुतिन के साथ मुलाकात हुई, जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई। तो एक तरफ राहुल गांधी हैं जो संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी है जो प्रधानमंत्री मोदी की एससीओ यात्रा में भी कहीं ना कहीं कमी निकाल रही है, जबकि वो वहां 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी वाले वो नहीं है। तो आज बात करेंगे कि दोनों की यात्राओं में कौन सी यात्रा ज्यादा महत्वपूर्ण रही या फिर ज्यादा असरदार रही। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। दोनों की यात्राओं की बात करें, मैं शुरुआत चाहूंगा कि आप राहुल गांधी की यात्रा से शुरू करें, क्योंकि लास्ट वाले दिन उनका बयान है, अगर आप चाहें मैं तो सुनवा भी देता हूं, कि एटम बॉम्ब तो फोड़ चुके हैं महादेवपुरा में, बेंगलुरु वेस्ट की जो सीट है सेंट्रल बेंगलुरु की, अब वो हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। मतलब उनका इशारा तो साफ है कि चुनाव आयोग के ऊपर वो फिर से टारगेट करने वाले हैं। जी देखिए मैं पिछले 14 दिन राहुल गांधी की यात्रा पे हम कवरेज देते रहे जी। सासाराम से शुरू हुई थी ये यात्रा और फिर अलग अलग वजहों से यात्रा फेमस होती गई। जैसे कि पहले दिन सासाराम में कुछ व्यक्तियों को बिठाकर एक वीडियो बनवाया गया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। फिर अगले दिन पत्रकार पहुंचे उनके घर, वो जो महिला थी रागिनी देवी, उसने कहा कि नहीं मेरा तो नाम जुड़ा हुआ था। रानू देवी थी। पहले दूसरे दिन से ये शुरू हुआ, रानू देवी आती है, कहती है कि नहीं मेरा नाम तो वोटर लिस्ट में है, मुझे कहा गया था कि राहुल गांधी के सामने ऐसा बोलो। फिर अगला दिन वो जो बैठ के 3-4 लोगों को एक साथ वो जो वीडियो बनाया, एक एक करके फैक्ट चेक होता गया। फिर पता चला कि एक व्यक्ति है जो कि राहुल गांधी की गाड़ी पे चढ़ा हुआ है, वो कांप रहा है हाथ, वो बोल रहा है, वो घबरा रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि उसका नाम कट गया। बाद में पता चला कि वो आरजेडी का एक नेता था बूथ लेवल का और उसका नाम ऑलरेडी था वोटर लिस्ट में। ऐसे चलती रही यात्रा। ठीक है। कहीं एसपीजी द्वारा समर्थक को लात मारने, कहीं बच्ची के गिरने, कहीं प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने, ये पिक था यात्रा का। 7-8 दिन बाद जो बीच में एकदम जो परम चरम पे ये यात्रा पहुंचा ना, तो उसमें ये नौशाद और ये गाली दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी की मां को। उसके बाद वहां से आते आते ये यात्रा पटना के गांधी मैदान में समाप्त हुई, जहां यात्रा में खबरें क्या बनी कि पप्पू यादव को स्टेज पे जगह नहीं मिली, वो नीचे बैठे हुए थे। पप्पू यादव ने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद ये जो खड़गे साहब बोले कि 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। उसके बाद राहुल गांधी का हाइड्रोजन बॉम्ब वाला बयान, ये पूरी खबर थी। एक असर ये। दूसरी तस्वीर है जब नरेंद्र मोदी पहले जापान जाते हैं, जापान के साथ $4 बिलियन का अभी व्यापार हमारा है, इसको $10 बिलियन तक करना है। ठीक है। ये समझौते हुए जापान के साथ दोस्ती वगैरह 10 साल में। हाँ, उसके बाद चाइना है तो वो पिक था। धीरे धीरे देखिए, सबसे पहले चाइना के प्रीमियर के साथ बातचीत हुई 50 मिनट्स। उसके बाद वो तस्वीर जहां एक साथ हाथ मिला रहे हैं। उसके बाद जो वहां पे हुआ, जहां पाकिस्तान को जो आपकी चल रही है कि पाकिस्तान को सबके सामने सुनाया, लताड़ लगाई। उस साझा कॉन्फ्रेंस के बाद एक पुतिन के साथ अलग थी 1-to-1 मुलाकात। पुतिन 10 मिनट तक इंतजार करते रहे भारत के प्रधानमंत्री का, उनकी कार में बैठे, सिर्फ 4 मिनट की दूरी थी जहां 1-to-1 इनकी बैठक होनी थी। पहली बार दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से पार्किंग में बात कर रहा है अपने कार में। और कितनी देर बाद पता है, यही होता है ना सर, अलग अलग गाड़ी में सब जाते हैं, अलग अलग गाड़ी में जाना है। नहीं, वेन्यू मात्र 4 से 5 मिनट की दूरी पर है, लेकिन 10 मिनट इंतजार करते रहे, गाड़ी चलती है। गाड़ी में बैठ के 1-to-1 मतलब सीक्रेट 50 मिनट तक बात।
कुछ सीक्रेट सिर्फ ट्रांसलेटर था, ट्रांसलेटर था सिर्फ, हाँ। और कोई नहीं था। और जितने डिप्लोमेट्स थे उन सबको अलग कर दिया गया था। ड्राइवर जो था उससे ऐसे मजाक में कहा कि अपनी कान बंद कर लो, मतलब वो एक इंडिकेशन होता है, वो सीक्रेट सर्विसेज के लोग होते हैं, वो सब पता होता है उनको। उसके बाद उस गाड़ी से निकलकर आते हैं और मोदी और पुतिन बातचीत करते जा रहे हैं, बगल में खड़ा है शहबाज शरीफ, और वो निकल जाते। जब मीम्स बना ध्यान नहीं देते, बिल्कुल नहीं ध्यान देते। जो मीम्स बना कि उधर मत देखना, हाथ में कटोरा लेके एक भिखारी खड़ा है, ये पिक था। तो दो यात्रा है, दोनों का मैंने बताया कि कहां से शुरुआत हुआ, कहां चरम पहुंचा और कहां आया, कहां पिक हुआ। अब मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं कि ज्यादा असर किसका रहा, किस यात्रा का, लोग किसके बारे में ज्यादा पॉजिटिवली बात कर रहे हैं। ये सब बिहार की जनता, देश की जनता ये दिखाई। दोनों के स्टेटमेंट आप दिखा दिए कि दोनों का स्तर क्या है, दोनों की बातचीत कैसा है, अगर दिखा सकते हैं तो। जी सुनवाइए, राहुल गांधी को सुनवाइए पहले। सुना है एटम बम का नाम, उससे बड़ा क्या होता है, उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। तो ये सुना आपने राहुल गांधी को, जिन्होंने कहा कि उन्होंने एटम बम तो फोड़ दिया है, अब वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले। हालांकि उनका जो एटम बम था उसका कोई असर नहीं हुआ, राहुल गांधी को भले ही लगता हो, वो फुस रहा पूरी तरीके से। अब सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच पर किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया। यह दिखाता है एक नेता का दृष्टिकोण क्या है। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? देखिए, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो विदेशों में बैठकर कहते हैं कि भारत में केरोसिन ऑयल छिड़का हुआ है, बस माचिस की तिल्ली दिखानी है। दूसरी तरफ वही राहुल गांधी हैं जो कहते हैं विदेशों में बैठकर कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी का और आरएसएस का हाथ है। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो चीन में बैठकर खुले शब्दों में इस बात को कह रहे हैं कि क्या अब वक्त नहीं आ गया है उन देशों का साथ छोड़ा जाए जो खुले तौर पर समर्थन करते हैं आतंकवाद को। यहां जवाब सिर्फ यहां पाकिस्तान को नहीं था, यहां जवाब चाइना को भी था, क्योंकि चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पंकज सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो पूरी खुले तौर पर रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाई चाइना को, हथियार सप्लाई किया पाकिस्तान को, माफ कीजिएगा। स्टेट्समैन क्या होता है पता है ना जी। चाइना में बैठ के नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि हम चाबहार पोर्ट के जरिए कनेक्टिविटी कर रहे हैं और हम नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बना रहे हैं। हाँ। और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि किसी दूसरे देश के हिस्से से अपना कॉरिडोर निकालना सही नहीं है, उस देश की संप्रभुता पर हमला है। सोचिए, चाइना में बैठ के सीपीईसी के बारे में ये बात कर रहे हैं, अपने कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा बहुत लोग चाहते थे, अवॉइड कर देते कि अरे माहौल अच्छा है, चाइना के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, क्यों बैठ के, जब इतना चाइना के साथ इतना अच्छा रिलेशन बन रहा है, नहीं, मुंह पे बोल के जाएंगे हम। और इसमें तुर्रा ये कि चाइना वाला ताली बजा रहा था। और मैं बता रहा हूं जी, आपने सोचा होगा इससे पहले रक्षा मंत्री गए थे चीन, इसी एससीओ समिट के परिप्रेक्ष्य में।
पहलगाम हमले की निंदा करने से इनकार कर दिया था चाइना ने, और ये एक वहां पे डिक्लेरेशन आया था कि वो तो आतंकी घटना है जिसमें पाकिस्तान का की कोई हाथ आतंकी नहीं। घटना और पहलगाम का जिक्र नहीं किया गया था। हाँ, नहीं किया गया था, उस वक्त पेन डाउन करके आए थे। आज उसी एससीओ समिट नहीं, जब उसी एससीओ समिट जब प्रधानमंत्री वाला समिट, एक फॉरेन मिनिस्टर्स का अलग हुआ था, डिफेंस मिनिस्टर्स का अलग हुआ था, जब प्रधानमंत्री का आया तो शहबाज शरीफ कलम उठा के इस डिक्लेरेशन पे सिग्नेचर कर रहे थे कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। ये शहबाज शरीफ कर रहा है चाइना में बैठ के। ये आसान लगता है क्या? नहीं। चाइना जो कि खुलेआम सपोर्ट कर रहा था, वो इस डिक्लेरेशन पे साइन कर रहा है, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा कर रहा है। वो ये मामूली बात नहीं है। तो पाल रहा है ना सर, पाकिस्तान को जैसा कहेगा वैसा कर देगा वो तो। एक अब्बा तो चीन भी है वो पाकिस्तान का। और मैं बता रहा हूं सफलता का क्या पैमाना होता है। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा कि पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी तीनों बात कर रहे हैं, पीछे शहबाज शरीफ खड़ा है। वो जैसे ही आते हैं, शहबाज शरीफ जैसे ही देखता है ना वो जिनपिंग को और शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ आगे बढ़ के हाथ मिलाने की कोशिश करता है शी जिनपिंग के साथ। शी जिनपिंग इग्नोर करते हैं, ऐसा जैसे देखा ही नहीं है, और वो पलट के पुतिन के साथ बातचीत करने लगते हैं। मोदी खड़े हैं वहां पे, शहबाज शरीफ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है किससे? शी जिनपिंग के साथ, और शी जिनपिंग इग्नोर कर रहा है। ठीक है, इसका अब वो क्या और ये और मैं बताऊं, और यहां पे खड़े होकर नरेंद्र सरेंडर कह रहे हैं। हाँ, तो नरेंद्र सरेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 24 घंटे दिए कि तू रोक दे और 5 घंटे में रोक दिया। ये भाषा का स्तर राहुल गांधी की आजकल ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं कुछ। अगर इस बार और हारे ना तो देखिएगा कुर्ता उर्ता फाड़ के सड़कों पे गालियां बकते दिखेंगे कांग्रेसी। जो रास्ते में आएगा उसको गालियां देंगे। अभी तो मां की गाली दी ना, अभी तो देखिए ये फ्रस्ट्रेशन कैसे बढ़ता जाता है। समझ में नहीं आ रहा है कि 3 लोकसभा चुनाव हो गए, 100 सीट भी नहीं मिली, 272 बहुत दूर है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए ना, मां की गाली वाला प्रकरण का देखिएगा कमाल। ठीक है, एक कंक्लूजिंग अगर मैं आपसे चाहूं दोनों यात्राओं के, दोनों नेताओं की एक कंक्लूजिंग लाइन में अगर आप इसे डिस्क्राइब करें। देखिए राहुल गांधी की एक चुनावी यात्रा थी और नरेंद्र मोदी की जो यात्रा थी वो देश के लिए यात्रा थी, इसलिए दोनों की तुलना हो नहीं सकती। लेकिन मैं इंपैक्ट की बात कर सकता हूं। दोनों नेताओं की बात अगर तुलना कर दें, नहीं, एक स्टेट्समैन है जिसको पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जिससे फिर से आज ट्वीट करके दोस्ती के लिए अपील कर रहा है, जिसके साथ रशिया है, जिसके साथ चाइना है। और दूसरा ऐसा है जिसके अपने सहयोगी दल भी नाराज हैं अपने ही देश में। तेजस्वी अलग माथा पीट रहे हैं कि वो अखिलेश यादव अलग दे रहे हैं, शिवसेना कभी कहती है कि उसके साथ रहेंगे, कभी कहती है नहीं रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोनों में देखिए अंतर तो है ना। हाँ, अंतर तो है। अब ये बात भाषा समझ में आती है। आप 4 ट्वीट निकालो 4 दिनों का, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का, और दोनों देखो, एक कैसा कह रहा है भाषा और दूसरा कैसा इस्तेमाल कर रहा है, किस मुद्दे पर बातचीत कर रहा है। 4 दिन का दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के ट्वीट देख लीजिए, सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। सुप्रिया समेत निकाल लीजिए, सुरेंद्र राजपूत निकाल लीजिए, और उधर से निकाल लीजिए जो भी आपको प्रवक्ता अच्छा लगता है, सुधांशु जी, संबित पात्रा वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगता है, या फिर प्रदीप भंडारी, तो कंपेयर कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। इधर से 3 ले लीजिए, रागिनी नायक, सुप्रिया समेत और सुरेंद्र राजपूत, और उधर से 3 ले लीजिए, सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा और प्रदीप भंडारी, और देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कि क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी देश को तय करने दीजिए कि देश ने देखी हैं दोनों यात्राएं, दोनों यात्राओं के मंथन से क्या कुछ निकला है और क्या कुछ निकलने वाला है। एक तरफ से राहुल गांधी बिहार का चुनाव देख रहे हैं, दूसरी तरफ एक दशक या कहें एक सदी में के सदी के बाद भारत कहां होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो देख रहे हैं और उसी दिशा में काम करें। पंकज जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।